पराग जैन नाम आपने शायद सुना होगा। हाल ही में भारत के नए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW के चीफ बने हैं। ये एक IPS अधिकारी हैं बाय प्रोफेशन और रॉ चीफ की पोजीशन से पहले ये भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर एक डिपार्टमेंट जिसका नाम एविएशन रिसर्च सेंटर ARC है, उसको हेड किया करते थे। तो ये रॉ के करियर अधिकारी हैं, करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, जो अगले 2 साल भारत की रॉ के चीफ रहेंगे और उसको एक नई दिशा दिखाएंगे। ये बहुत समय के बाद हुआ है कि रॉ के एक इंटरनल बहुत महत्वपूर्ण विंग एविएशन रिसर्च सेंटर जैसे विंग के व्यक्ति को सरकार की तरफ से नियुक्ति दी गई है कि ये अगले भारत के रॉ के चीफ हों। और इनका एविएशन रिसर्च सेंटर से आना और रॉ के चीफ बनने में यहाँ पर एक इंटेलिजेंस लेवल पर जो आर्किटेक्चरल चेंज आएगा, इनके आने के बाद हम आज के वीडियो में उसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत की रॉ वैसे तो 1968 में बनी थी, लेकिन एविएशन रिसर्च सेंटर रॉ के बनने से पहले का एक डिपार्टमेंट है। जी हाँ, 1962 जब इंडिया और चाइना के बीच में एक झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद उस समय भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ BN मलिक थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस गैप आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने बोला था कि भारत के पास किसी प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं थी 1962 में कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने किस प्रकार से इनकर्शंस भारत में प्लान किए। उनको इस बात की इतला तक नहीं थी कि इनके इनकर्शंस इतने डीप तेजपुर तक, असम तक कैसे हो गए। इस कॉन्टेक्स्ट में 1962 की झड़प के बाद BN मलिक का एक डिसीजन था कि इस क्रिटिकल इंटेलिजेंस गैप को कवर किया जाए, और ये तभी कवर होगा जब भारत एक एरियल इंटेलिजेंस के लेवल पर एरियल सर्वेलेंस करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करे आगे जाकर। इस कॉन्टेक्स्ट में 1962 के बाद प्रोजेक्ट ओक ट्री के नाम से इस इंटेलिजेंस गैप को कवर करने के लिए एक एयर सर्वेलेंस एजेंसी का गठन किया गया, जिसको चरबतिया एयरबेस जो हमारा उड़ीसा में है, वहाँ पर हेडक्वार्टर्स देकर एविएशन रिसर्च सेंटर को 1963 में फाइनली क्रिएट किया गया। 7 सितंबर 1963 को एविएशन रिसर्च सेंटर का जन्म होता है और उस समय इस एजेंसी को लीड करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल LS ग्रेवाल उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। 1963 से 1968 तक ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रहती है, लेकिन जब 1968 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का बाइफर्केशन होकर उसमें से एक्सटर्नल विंग को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाया जाता है और नई एजेंसी रॉ क्रिएट की जाती है, तब ARC को उस समय रॉ के तहत ले जाया जाता है और वहाँ पर एक टेक्निकल विंग बनाकर रॉ के साथ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद लंबे समय तक एविएशन रिसर्च सेंटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी के रैंक के अधिकारी के अंडर बाकी 4 अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ जाती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी जो हैं, जिनको DG सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो उस समय एविएशन रिसर्च सेंटर को भी हेड करते थे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है उसको भी हेड करते थे। सशस्त्र सीमा बल जो आज एक पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है भारत और नेपाल सीमा पे, भारत और भूटान सीमा पे, वो एक समय भारत के RNAW के अंडर होती थी। और कोवर्ट लेवल पर सेंट्रलाइज्ड इंटरसेप्शन यूनिट, ये 4 DG सिक्योरिटी के अंडर हुआ करते थे। लेकिन 1971 की जब जंग हुई, उस 1971 की जंग के बाद भारत की जो एविएशन रिसर्च सेंटर था उसको एक परमानेंट लेवल पर एक डिस्टिंक्ट एंटिटी बनाकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स से अलग कर कर रख दिया गया। आपको हैरानी होगी एक बड़े दिलचस्प ऑपरेशन की कि 1998 में भारत ने जब अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, उस न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के कुछ चंद दिन पहले ही भारत के इसी एविएशन रिसर्च सेंटर ने एक अपना उस समय MiG-25 एयरक्राफ्ट जो है उसको ऑल द वे इस्लामाबाद तक भेजा था, और वो मैक 2.8 की स्पीड पर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाकर पूरे काहूता एयरबेस, काहूता प्लांट, खान रिसर्च लेबोरेटरी, इन सारी जगहों की एरियल सर्वेलेंस करके फोटोग्राफिक एविडेंस लाया था, क्योंकि भारत के ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स जो RNAW के थे, उनको इतला मिली थी कि पाकिस्तान भी अपने परमाणु बम का टेस्ट कभी भी भारत के आसपास, भारत के टेस्ट के कुछ ही समय के बाद कर सकता है। तो उस समय एविएशन रिसर्च सेंटर ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण पीस ऑफ इंटेलिजेंस को देकर भारत को ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म की थी कि हाँ, आज पाकिस्तान भी उसी मुहिम पर चल रहा है। भारत की जो एविएशन रिसर्च सेंटर है ये आज एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिग्नल इंटेलिजेंस को लेके, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को लेके,
और ये डीप पेनिट्रेशन सर्वेलेंस ऑपरेशंस करती है। और इसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं साइड लुकिंग एयरबोर्न रेडार्स। ये जो साइड लुकिंग एयरबोर्न रेडार्स होते हैं ये इतने पावरफुल रेडार्स हैं कि आज भारत अपनी सीमा के अंदर अगर एक एयरक्राफ्ट साइड से उड़ाता हुआ जाता है तो उस एयरक्राफ्ट के उस साइड पर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है तो उस साइड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर के 300 किलोमीटर दूर के अंदर तक की पूरी पिक्चर ये जो इसके जहाज़ हैं साइड लुकिंग एयरबोर्न रेडार्स वो पिक्चर्स को कलेक्ट करके भारत की इंटेलिजेंस को दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पराग जैन जो आए हैं वो क्योंकि ARC से आए हैं, एक इंटरनल करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और उनको यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन को हैंडल करने की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो इसलिए दी गई है क्योंकि एविएशन रिसर्च सेंटर जो भारत की RNAW के अंडर है इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं और ये इश्यूज़ आज की डेट में सबसे बेहतर अगर कोई जानता है तो वो पराग जैन जानते हैं, जो इन इश्यूज़ को अब भारत के रॉ चीफ के होने के नाते रिजॉल्व करने के लिए एक ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। वो इश्यूज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले एक चीज़ को समझिए, एविएशन रिसर्च सेंटर आज की डेट में भारत की रॉ को रिपोर्ट करती है, यानी कि रॉ के चीफ को रिपोर्ट करती है। रॉ के चीफ इनडायरेक्टली जाकर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और रॉ के चीफ की जो रिपोर्ट होती है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तक भी पहुंचती है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ARC के थ्रू, रॉ के चीफ के थ्रू, PM के थ्रू, वो इन्फॉर्मेशन फाइनली पहली बात तो इंडियन एयरफोर्स के साथ शेयर की जाती है। अब आप अगर ये चेन ऑफ कमांड को देखें तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एक नॉन मिलिट्री चेन ऑफ कमांड है जो मिलिट्री के साथ लिंक करता है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि आज किसी भी प्रकार की सिनर्जी एविएशन रिसर्च सेंटर और साथ ही में इंडियन एयरफोर्स के बीच नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स आज की डेट में वेट करती है एविएशन रिसर्च सेंटर की इंटेलिजेंस को आने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के थ्रू। NSA के पास इंफॉर्मेशन PM और रॉ चीफ के थ्रू आती है। तो आज ये एक जो चेन ऑफ कमांड के बीच में गैप है, इसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमारे जितने भी रिस्पॉन्स टाइम्स हैं वो कई बार डिले हो जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, 2017 में डोकलम घाटी में एक क्लैश हो रहा था जिसको डोकलम क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ये ट्राई जंक्शनल क्लैश था भूटान, भारत और चाइना के बीच में। उस समय भारत की एविएशन रिसर्च सेंटर के पास जिस प्रकार के ऑप्टिकल सेंसर्स थे उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल की इंटेलिजेंस प्राप्त की थी डोकलम प्लेटू के बारे में और बताया था कि किस तरीके से डोकलम के रीजन में चाइना एडवांसमेंट्स कर रही है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उस समय के GOC ईस्टर्न कमांडर तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया क्योंकि उसका रीज़न ये था कि कोई भी एक डायरेक्ट लिंकेज ARC का GOC ईस्टर्न कमांड के साथ था ही नहीं। तो इस पूरी इंटेलिजेंस की जो टैक्टिकल वैल्यू थी वो लॉस हो गई और इसके कारण क्या हुआ कि भारत को प्रोलॉन्ग समय तक डोकलम घाटी को मैनेज करने में एक समस्या आई। इवेंचुअली जीत हासिल हमारी हुई पर टैक्टिकल लेवल पर ये एक इंटेलिजेंस लॉस था। इसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि आज भी ARC का डेटा अगर वो मिलिट्री तक पहुंचता है तो मिलिट्री तक पहुंचने के लिए लगभग ऐसा माना जाता है कि 24 से 48 आवर्स यानी कि 1 से 2 दिन का गैप पाया जाता है। ये एक इंटेलिजेंस और सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, आज भारत के पास टेक्निकल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारी संस्थाएं हो चुकी हैं। एविएशन रिसर्च सेंटर है जो एरियल सर्वेलेंस करता है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO है, ये सैटेलाइट इमेजरी का काम करती है। इंडियन एयरफोर्स की अपनी एयर इंटेलिजेंस है, ये रिकनाइसेंस ऑपरेशंस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एविएशन रिसर्च सेंटर हो, NTRO हो, एयरफोर्स का एयर इंटेलिजेंस हो, इन तीनों के बीच में कोई इंटीग्रेटेड टेक्निकल इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन नहीं है। आज तीनों के तीनों संस्थाएं एक दूसरे के साथ compete करती हैं, जिसकी वजह से क्रिटिकल लेवल पर जितने भी हमारे मिशंस हैं वो आज अफेक्ट हो रहे हैं। आपको मैं 2 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण ये देखिए कि आज जब हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो वो प्रोक्योरमेंट स्ट्रीमलाइंड नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 2015 में एविएशन रिसर्च सेंटर और NTRO ने इन दोनों ने गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट्स खरीदे और उनके ऊपर एलिंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डिवाइसेस फिट करवाए इजराइल से। जब हमने ये गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट्स खरीदे और वो फिट करवाए इजराइल से, तो बाद में जाके मालूम चला कि पहली बात ये दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट्स एक ही कॉमन पर्पस के लिए लिए गए थे एविएशन रिसर्च सेंटर और NTRO की तरफ से। अगर दोनों एजेंसीज के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होती तो डबल जेट स्ट्रीम एयरक्राफ्ट्स खरीदने ना पड़ते अलग अलग कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य दोनों के सेम थे। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, 2016 में इन्हीं जेट स्ट्रीम
जो एयरक्राफ्ट थे ये गल्फ स्ट्रीम वाले, इनका प्रयोग करके हुआ क्या कि भारत ने अपनी एजेंसी ARC और NTRO के थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इलीगल कश्मीर जो उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है, वहाँ पर हमने ड्रोन्स को भेजा और ड्रोन्स के साथ साथ उसके बाद ये गल्फ स्ट्रीम जो जेट्स थे उसके थ्रू हमने वहाँ पर एरियल रिकनाइसेंस किया। अब प्रॉब्लम क्या थी, एविएशन रिसर्च सेंटर गल्फ स्ट्रीम और ड्रोन्स का प्रयोग करके अपना रिकनाइसेंस कर रहा था, NTRO गल्फ स्ट्रीम का प्रयोग करके और साथ ही में अपने ही ड्रोन्स का प्रयोग करके अपना रिकनाइसेंस कर रही थी। दोनों के पास कोऑर्डिनेटेड बैंडविड्थ नहीं थी। ये चीज़ 2016 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के एक इंटरनल नोट के तहत हाईलाइट भी किया गया कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया और दोनों ने सेम एरिया में सेम ऑपरेशंस करने के लिए सेम बैंडविड्थ का प्रयोग क्यों किया। उस समय भी जब ये हाईलाइट हुआ उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हो पाया। आज एविएशन रिसर्च सेंटर के साथ दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि वो थिएटर कमांड जो भारत के मिलिट्री बना रही है उसके साथ उसका कोई इंटीग्रेशन ही नहीं है। बैटलफील्ड लेवल पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनालिसिस करना, रैपिड स्ट्राइक्स के लिए इंटेलिजेंस को शेयर करना, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकनाइसेंस ISR ग्रिड के लिए जो इंडियन एयरफोर्स बनाना चाह रही है उसके लिए भी आज की डेट में किसी प्रकार का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। 2019 में आप इस उदाहरण को देखिए कि जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक की गई उस समय एविएशन रिसर्च सेंटर के पास लेगेसी इमेजेस थी जैश ए मोहम्मद कैंप की जो उन्होंने पुरानी गैदर करके रखी थी, लेकिन उनके पास नया डेटा नहीं था। नया डेटा जो टारगेटेड एक्टिविटी ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमें चाहिए था वो NTRO ने सैटेलाइट से प्रोवाइड किया। जब वो सैटेलाइट से प्रोवाइड हुआ तो उस समय एविएशन रिसर्च सेंटर ने बोला कि हमारे पास इस प्रकार के डेटा को वेरीफाई करने की कोई पावर नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है। एक जगह पर NTRO के पास सैटेलाइट इमेजरी और दूसरी जगह पर ARC के पास कुछ नहीं है। तो ये एक मिसमैच दोबारा से था जो कि इतने हाई रिलेवेंस ऑपरेशन में भी आप सोचिए कि हमें देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे समय से एविएशन रिसर्च सेंटर को लेकर रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा की जा रही है पर वो रिफॉर्म्स को समहाउ रेजिस्ट करता आया है। 2012 में नरेश चंद्रा कमेटी बनी थी। नरेश चंद्रा कमेटी ने यह बात बोली थी कि एविएशन रिसर्च सेंटर को NTRO के साथ मर्ज कर देना चाहिए। एविएशन रिसर्च सेंटर ने उस समय इस चीज़ को मना कर दिया। 2015 में इंटेलिजेंस का वाइट पेपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने निकाला था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की लीडरशिप में जो ये इंटेलिजेंस वाइट पेपर निकला था उसमें ये बात बोली गई कि यूनिफाइड टेक्निकल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके तहत सारी एजेंसीज मिल बांट कर काम करें। इसके ऊपर कोई प्रगति नहीं हुई। उसके बाद 2016 में शिकेतकर कमेटी जब आई, शिकेतकर कमेटी का एक रिकमेंडेशन ये था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और एविएशन रिसर्च सेंटर के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पायलट्स, इन लोगों को जॉइंट ट्रेनिंग देनी चाहिए। जॉइंट ट्रेनिंग से ये होगा कि दोनों के पायलट्स एक दूसरे के अंदर संस्थाओं में जा सकते हैं और एक दूसरे की संस्थाओं से बेनिफिट कर सकते हैं, पर ये जॉइंट ट्रेनिंग आज तक नहीं हो पाई। इसके बाद 2020-21 में जब डिफेंस स्पेस एजेंसी बनी, उस डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज की डेट में ARC से कोई रिलेशनशिप और इंटीग्रेटेड चेन ऑफ कमांड नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो नए रॉ के चीफ पराग जैन एविएशन रिसर्च सेंटर के हेड होने के नाते अब जो ये रॉ चीफ बने हैं, इनके आने से बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। और वो सबसे बड़ी चीज़ ये होने वाली है कि अब जितने भी ये सीलोज थे ये टूटेंगे। अब जो इंटीग्रेशन है वो पुश होगा और भारत की एविएशन रिसर्च सेंटर आने वाले समय में एक डिजिटल बैटलफील्ड को लेकर और किस तरीके से डिजिटल बैटलफील्ड में काम करना है उसको लेकर तैयार होगी। तो आई होप कि आप और मैं और बाकी सारे भारतीयों के लिए एक ये बहुत गर्व का मोमेंट है कि हमारे एक ऐसे अधिकारी को रॉ का चीफ बनाया गया है, खास करके जिनको जितने भी ये इश्यूज़ हैं उनकी नॉलेज है और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का जो वो रोड मैप अब इंटरनल लेवल पर लेके आए हैं, इससे भारत की RNAW एविएशन रिसर्च सेंटर बाकी सिस्टर एजेंसीज़ के साथ उसका कोऑर्डिनेशन आने वाले समय में इंप्रूव होगा। और एक इंटेलिजेंस लेवल के अंदर जो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होते हैं जो पब्लिक डोमेन से अक्सर बाहर रहते हैं, अब आपको कम से कम इस वीडियो के बाद ये क्लैरिटी होगी कि किस प्रकार से इंटरनल गतिविधियां भारत को एक मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग देश बनाने के लिए तैयार की जा रही हैं। धन्यवाद।